भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा आज झज्जर पहुंचे। साथ ही उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की। व्यापारियों से जो समस्याएं आ रही थी उनके बारे में विस्तृत चर्चा की। व्यापारियों ने भी झज्जर शहर में जो समस्याएं थी सांसद महोदय के समक्ष रखी। सांसद महोदय ने विस्तार से चर्चा की और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको जल्द ही ठीक कराया जाएगा। कई कागज भी मांगे और अधिकारियों को अवगत भी कराया कि झज्जर में जिस तरह का काम चल रहा है वो बिल्कुल नकारा है, और जब मीडिया ने उनसे बात की तो वो शायद उनसे बचते नजर आए। रामचंद्र जांगड़ा से जब मीडिया ने बात की कि आपके द्वारा जो राज्यसभा में बयान दिया गया उसको आप किस तरह देखते हैं, इस पर कहीं न कहीं राज्यसभा सांसद बचते नजर आए। और उसके बाद में जब विकास कार्यों की बात की गई तो हमारे पत्रकारों के माइक से रामचंद्र जांगड़ा बचते नजर आए। के अंदर आ गया है और विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति मोदी जी के नेतृत्व में भारत बन गया है। और जैसा प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम 2026 तक इसको तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे और 1947 और 2047 के बीच तक 100 वर्ष का कार्यकाल है। तो 2047 में सूर्य उदय होगा तो भारत दुनिया का नंबर 1 शेयर देश होगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो हम तो ये चाहते हैं कि पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्र हित में कार्य करे। धर्म, मजहब, जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के भारत सबका है, सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ काम करे और सबका विश्वास और सबके प्रयास से हर नागरिक भारत का काम करे। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हम सब आज के दिन ऐसी शपथ लें कि हम राष्ट्र के लिए जिएंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे, राष्ट्र के सम्मान के लिए काम करेंगे। यही मेरी आज की अक्सर कामना है और सबको शुभकामनाएं। जनाब, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है। हालांकि भाजपा 5 सीटें हार गई है, उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी तकरीबन 1 महीने में कवर हो जाएंगे। किस तरह से देखती है भाजपा? देखिए, हार जीत चुनाव में लगी रहती है। सबको पता है कि लोकसभा चुनाव में बहुत अफवाहें फैलाई गई, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया कि संविधान को बदल देंगे, मोदी जी की 400 पार सीट आई तो आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, इस किस्म की अफवाहें फैलाई गई। और कई बार अफवाहें जो है ना सत्य के ऊपर हावी हो जाती हैं, उसका काफ़ी हमें खामियाजा झेलना पड़ा। हरियाणा प्रदेश में थोड़ा सा ये भी रहा है कि सरकार ने काफ़ी बदलाव तो बहुत सुंदर सुंदर किए, लेकिन उनमें कुछ लोगों को मनाया जा रहा है। हमारा ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है आज 15 अगस्त को। इस दिन भारत ने स्वतंत्र वायुमंडल में सांस ली थी। लाखों हमारे देश के वीरों ने, अमर शहीदों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया भारत माँ की बेड़ियों को तोड़ने के लिए, और उन्हीं की बदौलत आज हम ये दिन देखने के लिए हमें सौभाग्य मिला कि हम स्वतंत्रता में सांस ले रहे हैं। और इन 78 सालों के 77 सालों के जो वक्त रहा, इसमें काफ़ी भारत को बीच में भी आपदाएँ देखनी पड़ी हैं। 1962 का युद्ध हुआ भारत का, चाइना ने बहुत बड़ा क्षेत्र हथियार लिया उस समय। उसके बाद 65 की लड़ाई हुई, उसमें पाकिस्तान हारा। उसके बाद 73 की लड़ाई हुई। और कई बार अफवाहें जो है ना सत्य के ऊपर हावी हो जाती हैं, उसका काफ़ी हमें खामियाजा झेलना पड़ा। हरियाणा प्रदेश में थोड़ा सा ये भी रहा है कि सरकार ने काफ़ी बदलाव तो बहुत सुंदर सुंदर किए, लेकिन उनमें कुछ लोगों को समस्याएं पैदा हुई, जैसे प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, उसमें लोगों को जो मुश्किलें पैदा हुई, थोड़ी बहुत उनमें भी नाराज़गी थी। और इस कारण जो है ना हम ज़्यादा इसमें कारण रहा अफवाहों का। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो अफवाह फैलाई गई कि मोदी जी आए तो संविधान बदल देंगे, मोदी जी आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसी अफवाहों के कारण हमारी 5 सीट हो गए। लेकिन फिर भी आज भी भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे ताकतवर पार्टी है। 542 में से 241 हमारे पास हैं आज भी। तो कांग्रेस तो 3 अंकों का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है, उनके तो पास केवल मात्र 99 है। फिर भी वो कहते हैं कि हम इतने बड़ी उपलब्धि हमने हासिल कर ली है। बेशक राहुल मैच्योर नहीं है और संसद में उनका आचरण देख लिया है पूरे देश ने। विपक्ष के नेता के तौर पर जो गरिमा होनी चाहिए संसदीय परंपराओं की, वो नहीं अपना सके। इसलिए देश पुनः मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करता है। जहाँ तक सवाल है हरियाणा प्रदेश का, नायब सिंह सैनी जी के आने के बाद कई चीज़ें जिनके कारण जनता में थोड़ी बहुत परेशानियाँ थी, उनको सुलझाने के लिए भी इनिशिएटिव लिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनको सरलता से सुलझाएँ। किसी को प्रॉपर्टी की दिक्कत है, आईडी की दिक्कत है, पेंशन की दिक्कत है,
तो ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और कुछ बैकवर्ड क्लासेज में थोड़ी नाराज़गी थी क्रीमी लेयर को लेके, उसकी भी मुख्यमंत्री ने कह दिया कि पुरानी जो परंपरा थी 8 लाख की, और उसमें इनकम और की जो सैलरी और मतलब क्लास 3 और 4 की सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। वो केंद्र का पैटर्न दोबारा लागू कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे जो कौशल रोजगार के तहत हमारे लोगों को रोजगार मिला और मतलब डीसी रेट के माध्यम से ऐसे जो उनको 5 साल से पुराने जितने भी अनुबंध आधार पर कर्मचारी थे उनको पक्का करने की घोषणा की है। इसके अलावा जो किसान का मालिया माफ़ किया गया है और सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। यानी मैं कह सकता हूँ कि छोटे से अंतराल के ये जो सुविधाएँ हो सकती हैं उनके लिए लगातार घोषणाएँ कर रहे हैं और उनको अमली जमा पह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में, नायब सिंह जैनी के नेतृत्व में हम हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार को कर लेंगे। जब भाजपा की प्रचंड लहर थी उसके बावजूद भी ये जिले में 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई, तो क्या अलग से रणनीति बनाने का टाइम नहीं है क्या? इस झज्जर की नब्ज को टटोलने में भाजपा विफल रही जनाब? देखिए, आदमी इतिहास से सीखता है और हार के 2 परिणाम होते हैं, मतलब किसी भी युद्ध के 2 परिणाम होते हैं, या तो जीतो या सीखो। तो हमने हार से सीखा है और निश्चित तौर पर जो हमारी पार्टी के जो चुनाव के प्रभारी बने हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, काफ़ी अनुभवी नेता हैं, और विप्लव देव से प्रभारी हैं जो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे त्रिपुरा के, वो भी काफ़ी अनुभवी युवा और जवान हैं। तो एक एक बात को गहराई से देख रहे हैं जिन कारण हमें हार का मुँह देखना पड़ा। तो उन सभी चीज़ों को अब आगे आने वाले चुनाव के अंदर दुरुस्त करेंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि कार्यकर्ता जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं को अधिमान दे के आगे बढ़ाया जाए ताकि जनता में विश्वास हो। तो उसको हर लिहाज से हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में पिछली गलतियों से सीख लेते हुए नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाई जाए। सर, सबका साथ सबका विकास की आप बात कर रहे हैं, झज्जर का विकास तो लगता नहीं, सड़कों की हालत ख़राब है, झज्जर के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं यहाँ, गोवंश घूम रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे सर? टैक्स फ्री कर दिया है 100% गौशालाओं पर टैक्स सरकार ने। गोवंश का जहाँ तक है, इसके लिए राष्ट्रीय नीति का निर्माण तो हुआ है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और इतनी भारी संख्या में गोवंश है कि बहुत सी गौशालाओं को भी बढ़ावा दिया है, अनुदान भी सरकार बहुत दे रही है, लेकिन इसकी फिर भी कोई न कोई व्यापक ऐसी कोई योजना बनानी पड़ेगी कि गोवंश केवल मात्र दूध नहीं, इनका हर चीज़ उपयोगी है, इसका पेशाब भी इतना उपयोगी है, इसका गोबर भी इतना उपयोगी है। इसको एक जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई काम किया जाता है, इसी तरह रणनीति बना के सरकार को काम करना पड़ेगा ताकि ये आवारा ना घूमे, इनका मूत्र भी काम आए और इनका गोबर भी काम आए, दूध तो आता ही आता है काम, और इनकी नस्लों में सुधार करके। और दूसरा जो आजकल जो दूसरी नस्ल की गाय होती है, चेफ वगैरह, इनके जो बछड़े पैदा होते हैं उनका कोई उपयोग नहीं होता है, अब बैलों की वैसे भी आवश्यकता नहीं रही। तो ये भी नए अनुसंधान हो रहे हैं कि आगे ऐसे क्लोन, ऐसे उसमें भ्रूण ऐसे बनाए जाएं कि बछड़ी पैदा हो। तो काफ़ी अनुसंधान इस विषय में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी समस्या है ये, मैं मानता हूँ। किसान भी दुखी है और आम आदमी भी परेशान है, लेकिन फिर भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू संस्कारों की पार्टी है और हम गोवध को बढ़ावा नहीं दे सकते, इसलिए नीति यही रहेगी कि किसी तरह गोवंश भी बचा रहे और इनका उचित उपयोग भी हो और जनता को भी परेशानी ना हो। उस और बहुत सी रिसर्च हो रही है। हाँ, राज्यसभा में आपने एक बयान दिया था सर, और पूरे नर्सिंग ऑफिसर जो थे वो सड़कों पे आने के लिए तैयार थी, बाद में माफ़ी भी मांगी, क्या कुछ था सर वो मामला? ऐसा है जी, कुछ लोग हंसी की बात पर रोने लग जाते हैं, मतलब क्या करें। थैंक यू सर।